हेलो गाइस, आई एम नवीन और आज के इस वीडियो में हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे ऑलरेडी, जो कि ड्यूटी, डेल्टा, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, क्रॉप सीजन्स ऑफ इंडिया और फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ क्रॉप थे। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं और दूसरे टॉपिक्स पढ़ते हैं, जिसमें कि पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है, जो कि इस चैप्टर और पूरे इरिगेशन सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि पहला हमारा जो है डेफिनेशन है क्रॉप रेशियो। तो क्रॉप रेशियो क्या होता है? हम जानते हैं कि इंडिया में दो मेन क्रॉप सीजन्स होते हैं, राबी और खरीफ। तो खरीफ सीजन के दौरान जितना भी एरिया ऑफ लैंड हम लोग इरीगेट करते हैं अपॉन राबी सीजन के दौरान जितना भी एरिया ऑफ लैंड हम लोग इरीगेट करते हैं, हमको क्या देता है? क्रॉप रेशियो। और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/2 के इक्वल होती है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द लैंड irrigated during the two main crop season which are rabi and खरीफ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है पैलियो इरीगेशन। पैलियो इरीगेशन क्या है? ये वो इरीगेशन होता है जिसमें कि हम लोग सोइंग ऑफ क्रॉप से पहले क्या करते हैं? लैंड को प्रिपेयर करने के लिए वाटरिंग करते हैं, ताकि सॉइल में अगर सफिशिएंट मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो डेफिशिएंसी क्या हो सके? दूर हो सके। और वाटर जो कि रिक्वायर्ड रहता है इनिशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए, वो सॉइल में बन जाए। इसी इरिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियो इरिगेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पैलियो इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं? वाटरिंग करते हैं, जिससे कि सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी दूर हो जाए। और ये वाटरिंग कब की जाती है? सोइंग ऑफ क्रॉप से पहले, जब हम लोग लैंड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन आ जाएगा कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ और एंड कोर पीरियड। तो वो अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी, वो फर्स्ट वाटरिंग जो कि हम लोग तब करें जब हमारा प्लांट जो है कुछ सेंटीमीटर्स ग्रो कर चुका हो, उसको हम लोग कोर वाटरिंग बोलते हैं। और जो डेप्थ ऑफ वाटर हम लोग कोर वाटरिंग के दौरान अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कोर डेप्थ बोलते हैं। और जो टाइम पीरियड रहता है बहुत लिमिटेड रहता है कोर वाटरिंग का, उसको हम लोग कोर पीरियड बोलते हैं। अब इसमें एक बात जो समझने वाली वो ये है कि कोर वाटरिंग के दौरान जितना भी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग अप्लाई करते हैं, वो नेक्स्ट वाटरिंग से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कोर वाटरिंग के दौरान हमने क्या किया है? एक्स अमाउंट ऑफ वाटर को अप्लाई किया है, और नेक्स्ट वाटरिंग जो होगी उसमें वाई अमाउंट ऑफ वाटर को अप्लाई किया गया है। तो एक्स जो होगा वो वाई से क्या होगा? ग्रेटर होगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे चल के हमको क्या देखना है? नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमको पढ़नी है वो है कैपेसिटी फैक्टर। अब कैपेसिटी फैक्टर देखिए क्या होता है। हम जानते हैं जो कैनाल होती है वो वाटर को कैरी करके लेके आती है, उसी से हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। तो कैनाल से जो हमको मीन सप्लाई डिस्चार्ज मिलता है किसी सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, उसको जब हम लोग उस कैनाल की मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? कैपेसिटी फैक्टर। किसी भी इरिगेशन सिस्टम को जब हम लोग प्लान करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इस कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 रहे। क्योंकि जब इस वैल्यू को हम लोग क्लोज टू 1 रखते हैं तो जो डिस्चार्ज हमको मिलता है कैनाल से वो क्या मिलता है? काफ़ी अच्छा मिलता है और इरिगेशन अच्छे से हो पाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? ये वो रेशियो होता है जिसमें कि नंबर ऑफ डेज जिसमें कैनाल एक्चुअली रन कर रही है। कहने का मतलब ये वो नंबर ऑफ डेज जिसमें कैनाल एक्चुअली हमको क्या कर रही है? वाटर सप्लाई कर रही है, डिवाइडेड बाई वो टोटल नंबर ऑफ डेज जिसके दौरान इरिगेशन किया जा रहा है, वो हमको क्या दे देता है? रेशियो, टाइम फैक्टर दे देता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक्स डेज अगर कैनाल एक्चुअली रन की है या एक्स डेज तक उसने हमको वाटर अवेलेबल करवाया है, और वाई जो है टोटल नंबर ऑफ डेज है इरिगेशन के, तो एक्स अपॉन वाई हमको क्या दे देगा? टाइम फैक्टर। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ग्रॉस कमांड एरिया। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी कैनाल प्रेजेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये है, इससे हमको वाटर मिल रहा है अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में। किसमें? अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में। तो इस अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर से हम लोग जितना भी एरिया ऑफ लैंड को क्या कर रहे हैं? इरिगेट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रॉस कमांड एरिया। इसमें अनकल्चरेबल और कल्चरेबल और
अनकल्चरेबल दोनों तरीके के एरिया इंक्लूडेड रहते हैं। अनकल्चरेबल एरिया कौन सा होता है? जिसपे हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया, रोड्स, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ये सब किसके अंडर में आता है? ये सब आता है अनकल्चरेबल एरिया के अंडर में। तो जीसीए में हम लोग क्या करते हैं? कल्चरेबल और अनकल्चरेबल एरिया दोनों को कंसीडर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है? जब हम लोग जीसीए से क्या करें, अनकल्चरेबल एरिया को माइनस कर दें, तो हमको क्या दे देगा? सीसीए, कल्चरेबल कमांड एरिया दे देगा। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 80% ऑफ जीसीए होती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को कुछ हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक ईयर में मान लीजिए हमने 80% कहा है कि हम लोग कल्चरेबल कमांड एरिया को क्या कर देंगे? इरिगेट कर देंगे, तो वो क्या हो गई? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गई। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये वो परसेंटेज ऑफ एरिया होता है सीसीए का, जो कि हम लोग किसी एक ईयर में प्रपोज करते हैं, किसी एक ईयर में प्रपोज करते हैं इरिगेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं 2 क्रॉप सीजन होते हैं, दोनों क्रॉप सीजन के दौरान जितना भी परसेंटेज हम लोग इंटेंसिटी रखेंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारी ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हमको मिल जाएगी। एग्जांपल से समझिए, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन राबी क्रॉप के लिए कितनी 50% है और खरीफ क्रॉप के लिए अगर 60% है, तो ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी हो जाएगी? 50 + 60, जो कि क्या उतना हो जाएगा? 110%। इसके बाद आता है आपका क्रॉप कैलेंडर। तो देखिए, अगर किसी भी एरिया में हम लोग कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो उस क्रॉप को ग्रो करने की प्लानिंग क्या होगी, उसका सोन टाइम क्या होगा, या उसकी सोइंग कैसे की जाए, और उसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, ये जो टूल हमको बताता है ये सब बातें, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप कैलेंडर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन रेशियो। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो को हम लोग डिफाइन करते हैं वो मास ऑफ वाटर जो कि प्लांट से ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में लॉस हो गया है अपॉन मास ऑफ ड्राई प्लांट। ड्राई प्लांट मतलब प्लांट प्लस रूट्स। तो ये रेशियो जो होता हमको क्या दे देता है? ट्रांसपिरेशन रेशियो। एक बार ऐसे समझ लीजिए, मान लिया एक्स मास ऑफ वाटर क्या है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो रहा, और ट्रांसपिरेशन के बाद प्लांट का मास कितना रह जाता है? वाई। तो ये एक्स बाय वाई क्या हो जाएगा? आपका ट्रांसपिरेशन रेशियो। आगे चलते हैं। इसके बाद हमको पढ़नी है क्या? इरिगेशन एफिशिएंसीज। इरिगेशन एफिशिएंसीज कई तरीके की होती है। पहली है वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, जिसको हम लोग ईटा सी से डेजिग्नेट करते हैं। ये क्या होती है? WF अपॉन WR। WF क्या हुआ? वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि फील्ड पर कैनाल से अप्लाई किया जा रहा है, अपॉन WR वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि कैनाल में रिवर या रिजर्वॉयर से सप्लाई किया गया था। आ रही बात समझ में? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कैनाल है, तो कैनाल से जो फील्ड पे अप्लाई हो रहा वो क्या हो जाएगा? WF। और कैनाल में जो रिवर और रिजर्वॉयर से सप्लाई हो रहा है उसको क्या बोल देंगे? WR। तो WF अपॉन WR हमको क्या दे देगा? वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। इसको हम लोग ईटा सी से डेजिग्नेट करते हैं। इसके बाद आएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को हम लोग ईटा ए से डेजिग्नेट करते हैं, और ये क्या होती है? WS अपॉन WF। WS का मतलब हो गया कि वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्लांट के रूट जोन में जाके क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, अपॉन वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि फील्ड पे अप्लाई किया गया था। देखिए, WF तो वही है जो यहाँ पे था। तो वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्लांट के रूट जोन में जाके स्टोर हो रहा है, अपॉन वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि फील्ड पे अप्लाई किया गया था, हमको क्या दे देता है? ईटा ए, जो कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहलाता है। इसके बाद आता है वाटर यूज एफिशिएंसी। तो जब हम लोग WU अपॉन WF करें, यहाँ पे WU क्या हो जाएगा? WU बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर। बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग लीचिंग रिक्वायरमेंट्स को भी ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है? वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें कि हमने क्रॉप के लिए और लीचिंग के लिए दोनों के लिए अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करके रखा है। तो हमको क्या दे देगा वो? हमको दे देगा वो WU। तो WU को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लीचिंग को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लीचिंग को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में। ठीक है,
तो ये हमारी क्या हो गई, वाटर यूज एफिशिएंसी हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी में सॉरी वाटर, देखिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि मान लीजिए सॉइल में क्या है, ये हमारा लेवल है PWP का, ये हमारा लेवल है FC का, और यहाँ बीच में कहीं अवेलेबल मॉइस्चर है। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये वो रेशियो होता है जिसमें WS/WN हम लोग कंसीडर करते हैं। WS क्या हो गया, वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्लांट रूट में जाके स्टोर हुआ है, और WN वो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं ताकि जो वाटर लेवल है या मॉइस्चर कंटेंट है वो राइज कर जाए कहाँ तक, फील्ड कैपेसिटी तक। कहाँ तक, फील्ड कैपेसिटी तक। इस वजह से यहाँ पे देखिए लिखा है WN इज इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी माइनस अवेलेबल मॉइस्चर बिफोर इरिगेशन। तो जब हम लोग फील्ड कैपेसिटी से अवेलेबल मॉइस्चर को क्या कर देंगे, अवेलेबल मॉइस्चर को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, WN हो जाएगा, और ये हमको क्या दे देगा, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी दे देगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को हम लोग ईटा-D से एक्सप्रेस करते हैं, और इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ 1 - y/d × 100। यहाँ पे y क्या है, तो y जो है वो एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन है। कौन सा न्यूमेरिकल डेविएशन है, मान लिया हमने वाटर को जब अप्लाई किया है लैंड पे, तो वो जाके क्या होगा, प्लांट के रूट जोन में स्टोर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होने पर अलग अलग रूट जोन में जाके वो स्टोर हो रहा है, तो ज़रूरी तो है नहीं कि सेम अमाउंट में, सेम डेप्थ में स्टोर हो। तो हम क्या करेंगे, सारे प्लांट्स में जो प्लांट रूट जोन डेप्थ है उसका एवरेज निकाल लेंगे। उसको हमने बता दिया क्या, D एवरेज या D केवल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वाटर का उसको हम लोग D से कंपेयर कर रहे हैं। मान लिया ये हमारा D है, और कहीं पे Y इतना, कहीं पे D इतना है, कहीं पे D इतना है, कहीं पे D इतना है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है उसको मान लिया हमने यहाँ पे Y', यहाँ पे मान लिया Y', यहाँ पे मान लिया हमने Y'। तो यही क्या है, न्यूमेरिकल वेरिएशन है, डेविएशन है। इसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, Y मिल जाएगा, और इसी Y को हम लोग क्या कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब देखिए कुछ बातें समझने की, क्या बात समझने की है इसमें, ये बात समझने की है कि जितना ज़्यादा ईटा-D की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मतलब है उतना ही ज़्यादा वाटर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उतना ही अच्छा क्रॉप रिस्पॉन्स रहेगा। तो इससे हमको क्या पता लगता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हमको बताता है कि वाटर जो है कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट द रूट जोन ऑफ द प्लांट, और इसको हम लोग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट से भी बुलाते हैं, या इसका एक और नाम है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो देखिए क्या होता है कि जो क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो हमने पढ़ ली। अब क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम लोग लीचिंग को भी जब कंसीडर करने लगे, इवेपोट्रांसपिरेशन को भी कंसीडर करने लगे, तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि इरिगेशन द्वारा सप्लाई किया जाए ताकि क्रॉप की इवेपोट्रांसपिरेशन और लीचिंग की रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा कर सकें, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि सारा का सारा पानी जो कि रेनफॉल से क्रॉप को मिलता है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता, इस वजह से हमको इरिगेशन से एक्स्ट्रा पानी को देना पड़ता है। इसी को हम लोग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। अब इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इसको CIR से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, CU - RE। CU क्या है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, और RE क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल। CU मतलब कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, मतलब हो गया इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू हुआ लॉस ऑफ वाटर। तो जब देखिए जैसे इसको ऐसे समझ लिए, मान लीजिए कि क्या हुआ कि हमको इतना पानी चाहिए, टोटल इतना क्या है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर है, मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू इतना पानी जो है हमको चाहिए, और इतना पानी जो है रेनफॉल से हमको मिल जा रहा है, इतना पानी जो है हमको रेनफॉल से मिल जा रहा है। तो हमको इरिगेशन के थ्रू कितना प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इतना प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यही क्या होता है, CIR, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, CIR = CU - RE। नेक्स्ट हमको पढ़ना है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ भी नहीं है, जब हम लोग क्या करें, CIR में
लीचिंग रिक्वायरमेंट और प्री सोइंग रिक्वायरमेंट को ऐड कर दें तो हमको क्या मिलता है, वो NIR नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या करेंगे, CIR में लीचिंग रिक्वायरमेंट और प्री सोइंग रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या करेंगे, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एक्चुअली में क्या होता है, NIR प्लस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट होता है, जिसको कि हम लोग किस एक्सप्रेशन से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, FIR इज इक्वल टू NIR अपॉन ईटा ए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इससे हमको क्या मिल जाती है, FIR की वैल्यू मिल जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR। ये क्या होता है, FIR अपॉन ईटा सी वाटर, कौन सी, जो कैनाल की वजह से तो हमारी कम हो जा रही थी, वाटर कन्वेनेंस इफिशिएंसी ईटा सी। यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको कि कैनाल में जो वाटर ऐड करते हैं वो पूरा का पूरा फील्ड में नहीं पहुँचता, वही हमको क्या देता है, ईटा सी। उसी तरीके से जो हम लोग यहाँ पे GIR निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग कैनाल सिस्टम में होने वाले वाटर लॉस को भी कंसीडर करते हैं, इसी वजह से GIR निकालते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, GIR इज इक्वल्स टू FIR अपॉन ईटा सी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पटिव यूज ऑफ कंजम्पटिव यूज या इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये वो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो इवेपोट्रांसपिरेशन के इक्वल होता है। इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक ट्रांसपिरेशन एक इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन वो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि सॉइल से लॉस होता है। सॉइल जिसमें कि प्लांट ग्रो किया गया है, क्रॉप ग्रो की गई है, उससे जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस होगा उसको हम लोग इवेपोरेशन के अंडर कंसीडर करेंगे। और ट्रांसपिरेशन आप जानते ही हैं, वाटर जो कि प्लांट अपने रूट्स के थ्रू सॉइल से लेती है उसका छोटा पोर्शन क्या होता है, छोटा पोर्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। कंबाइनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसमें वाटर लॉस होता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों के थ्रू। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो कौन से फैक्टर्स है जो कि कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। तो देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंजम्पटिव यूज़ बढ़ जाएगा, दोनों इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो CU बढ़ जाएगा तो हम लोग एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमको CIR भी क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बाद डे लाइट आवर्स अगर बढ़ जाते हैं तो मतलब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो CU बढ़ जाएगा और CIR बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वाटर लॉसेस ज़्यादा होंगे। वाटर लॉसेस किस फॉर्म में होंगे, इवेपोट्रांसपिरेशन के फॉर्म में होंगे। इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ेगा मतलब कंजम्पटिव यूज़ बढ़ेगा। अब हम एक्सप्रेशन जानते हैं कि CU माइनस RE इज इक्वल्स टू क्या होता है, CIR। तो CU बढ़ रहा है, रेनफॉल तो उतना ही रहेगा तो CIR भी बढ़ेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा हमको इरीगेशन के दौरान वाटर को अप्लाई करना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बढ़ जाएगी मतलब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, CU बढ़ जाएगा, CIR बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है, मतलब CU कम हो जाएगा और CIR भी कम हो जाएगा। विंड वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो विंड वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बढ़ता है। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बढ़ता है मतलब CU बढ़ेगा, CIR भी बढ़ेगा। क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कितना उसका कंजम्पटिव यूज़ होगा, ये अलग अलग क्रॉप का अलग अलग होता है। सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन, अगर सॉइल का मॉइस्चर क्या कर गया, डिप्लीट कर गया, तो मतलब हमको ज़्यादा वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमारा कंजम्पटिव यूज़ ज़्यादा होगा। तो गाइज आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।